हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बिग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, राइट। एंड ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम 1.11। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, सो 1.11 क्वेश्चन क्या है? रीड करिए फटाफट से क्वेश्चन को। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर एंड द फॉर्मूला ऑफ शुगर इज C12H22O11 in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make the final volume up to 2 liter। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? Here we have to calculate the concentration। ठीक है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? कंसंट्रेशन हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या करें? सबसे पहले ना हम शुगर का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ शुगर, मोलर मास ऑफ शुगर क्या हो जाएगा? C12H22O11 यानी कि 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11 क्या है? 16 इंटू 11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एडिशन कैलकुलेशन का काम किसका है? सब कैलकुलेशन का काम है आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि आप लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, डायरेक्टली आंसर छाप देते हैं। सो यहाँ पे खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा मोलर मास? 342 ग्राम पर मोल। अब सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और देखो कंसंट्रेशन निकालने के लिए ना हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि मोलारिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या चीज यहाँ पे गिवन है, उसके हिसाब से हम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है, हमें लीटर में वॉल्यूम दे रखा है। यस, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर क्या बनता है? मोलारिटी बनता है। तो यहां से हम मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द मोल कंसंट्रेशन ना, दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12H22O11 कितना है? कितना आ जाएगा? देखो हमें कितने ग्राम दे रखा है शुगर? इट्स 20 ग्राम। सो 20 अपॉन 342 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? ये 0.0585 मोल्स। यहां से हमने कैलकुलेट किया 0.0585 मोल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर concentration, so the molar concentration is number of moles of solute upon solution in liter. So the number of moles of solute is 0.058 and यहाँ पे हमें कितना सोल्यूशन दे रखा है? इट्स 2 लीटर। कितना दे रखा है? 2 लीटर। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो ये हो जाएगा 0.0293 मोलारिटी, 0.0293 मोलारिटी। क्लियर? समझ आया? कितना हमें कंसंट्रेशन चाहिए होगा कि फाइनल वॉल्यूम हमारा 2 लीटर तक पहुंच जाए? यस, कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए शुगर का? तो शुगर का कंसंट्रेशन होना चाहिए 0.0293 मोलर, ठीक है, इतनी इसकी मोलारिटी होनी चाहिए। करिए इसको नोट डाउन फटाफट से। सो दिस इज क्वेश्चन 1.11। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन 1.12 सो 1.12 क्वेश्चन क्या है? ये भी एक न्यूमेरिकल ही है, राइट। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793, ठीक है,
kilogram per liter, what is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.5 molar solution? यहाँ पे हमसे न्यू वॉल्यूम पूछा हुआ है, एक वॉल्यूम ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, दूसरा वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा है कि कितना वॉल्यूम हमें चाहिए टू मेक अ वॉल्यूम needed for making 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.5 मोलर सोल्यूशन के लिए कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है. तो क्या करें, किस तरीके से हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है. यस बताइए, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, दूसरा वॉल्यूम हमको निकालना है. सो गिवन सोल्यूशन एंड दी सोल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड, m1v1 इज इक्वल टू m2v2. यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, राइट. एक हमारे पास ऑलरेडी मोलारिटी दिया हुआ है 0.25, तो एक तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. यस, एक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो सबसे पहले हम मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं, मोलारिटी ऑफ गिवन सोल्यूशन. मोलारिटी ऑफ गिवन सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इन लीटर. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. सो द गिवन मास इज कितना दे रखा है, 0.793. यहाँ पे ये हमें डेंसिटी दे रखा है 0.793. यहाँ पे क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज दिस, okay, and what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.5 molar solution. So molarity of the given solution is 0.793. ठीक है, 1 लीटर में है. और मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मोलर मास ऑफ मिथेनॉल, ये देखते हैं. मोलर मास ऑफ मिथेनॉल, क्या फॉर्मूला होता है मिथेनॉल का, CH3OH. CH3OH यानी कि 12 + 3 + 16 + 1. 12 + 3 + 16 + 1, तो देखो 16 and 4 20, 30 यानी कि 32. कितना हो जाएगा ये, 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल. अब क्योंकि गिवन मास हमें केजी पर लीटर में दिया गया है, ठीक है, हम ग्राम पर मोल को क्या करेंगे, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, केजी पर मोल में कन्वर्ट कर देंगे. ग्राम पर मोल को केजी पर मोल में कन्वर्ट कर देंगे. सो इट्स डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 0.032 केजी पर मोल, 0.032 केजी पर मोल. यहाँ पे पुट कर दो 0.793 अपॉन, यहाँ पे ये केजी पर लीटर है और यहाँ पे 0.032 केजी पर मोल, ये आ गया. ठीक, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, करिए इसको कैलकुलेट. 0.793 डिवाइडेड बाय 0.032, यस, कितना आ जाएगा, 24.78. केजी से केजी कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे क्या हो गया, केजी से केजी कट जाएगा, क्या बचेगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर. तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट किया है. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट किया, यानी कि एक हमने मोल कैलकुलेट कर लिया, दूसरा हमें ऑलरेडी गिवन है 0.25. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2. करो इसको नोट डाउन, क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2. m1v1 इज इक्वल टू m2v2. अब m1v1 क्या है, m2v2 क्या है, तो एक हमारे पास गिवन सोल्यूशन का है, दिस इज फॉर गिवन सोल्यूशन,
और दूसरा क्या हो जाएगा, जो हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, सोल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड, सोल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड। तो गिवन सोल्यूशन हमारे पास क्या क्या है, एक अभी हमने निकाला 24.78, ठीक है, और इसके लिए वॉल्यूम हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है गिवन के लिए। सोल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड, तो उसके लिए हमारे पास कितना यहाँ पे दे रखा था, m की वैल्यू 0.25 इनटू वॉल्यूम भी यहाँ पे हमें गिवन है, कितना गिवन है 0.25 ये दे रखा है, एंड इट्स 2.5, वॉल्यूम इज 2.5 लीटर, सो द वॉल्यूम इज 2.5 लीटर। तो यहां से हम वॉल्यूम 1 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम वॉल्यूम 1 कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा 25.22 लीटर। सो इतने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, 25.22, और यहाँ पे हमने लीटर नहीं ml में निकालेंगे ना, ये हमारा ml में आ जाएगा V1, ठीक है, किस में आ जाएगा, ये हमारा ml में आ जाएगा। और अगर वही लीटर में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.02522 लीटर, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे लीटर में है और इसको ml में हमने कन्वर्ट कर दिया। करिए इसको नोट डाउन फटाफट से। डन है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ 1.13, नेक्स्ट है 1.13। So the question is, pressure is determined as a force per unit area of the surface and the SI unit of the pressure Pascal is shown below. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. So determine the pressure as force per area. तो देखो pressure क्या होता है, pressure is force acting per unit length, per unit area, ठीक है, and there is a difference between वेट एंड मास। ये हमने डिस्कस किया था क्लास में कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है। जब भी हम वेट की बात करते हैं तो वहां पे ग्रेविटी वर्क करता है, लेकिन जब भी हम मास की बात करते हैं तो वहां पे हम ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्लियर। सो प्रेशर इज इक्वल टू वेट पर यूनिट एरिया, यही होता है, प्रेशर इज इक्वल टू वेट पर यूनिट एरिया। तो वेट कितना है यहाँ पे हमारे पास, द प्रेशर, पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिया है अभी, सो वेट इज 1034 ग्राम सेंटीमीटर पर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ये अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। जब भी वेट की बात करते हैं तो ग्रेविटी उस पर वर्क करता है, सो इनटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया की बात कर रहे हैं हम, पर यूनिट एरिया में ये वर्क हो रहा है, सो इट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कैसे करेंगे हम, यस, इसको पास्कल में हम कैसे लेकर जाएंगे ये बताइए। 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा ये बताइए कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। सो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, यस, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। एंड मीटर सेंटीमीटर की अगर हम बात करें सो 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, राइट, 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, बट यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लेकर आना है, सो इट विल यूज अगैन, ठीक है। सेंटीमीटर की बात करें तो हम दो बार सेंटीमीटर लेके चलेंगे, राइट। न्यूटन,
न्यूटन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है. सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. एंड पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या है? सो 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. अब देखो जो जो यूनिट यहां से डाइल्यूट हो रही है उनको डाइल्यूट कर देंगे. कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, सिर्फ हर जगह 1 1 1 ही है, सिर्फ यही है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ यही है. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1.01332 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल. इसको सॉल्व करने के बाद 1.01332 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल. क्लियर? सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था. आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1.14. वेरी इजी क्वेश्चन. सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? मास की एसआई यूनिट क्या होती है? देखो अलग अलग यूनिट्स होती हैं बट सारी यूनिट एसआई यूनिट नहीं होती, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती. सो द एसआई यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम, ठीक है. SI unit of mass is किलोग्राम यानी कि kg. एंड हाउ इट इज डिफाइंड? अब ये डिफाइन कैसे हुआ? तो ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है, कि प्लेटिनम इरिडियम के पत्थर से हमने ये आइडेंटिफाई किया, हमने ये मान लिया कि जो प्लेटिनम इरिडियम का पत्थर है हमारे पास, उससे हम सारे मासेस को कैलकुलेट करेंगे. एंड अभी हमें ये नहीं श्योर है कि जो हम 1 kg चीज़ें लेकर आते हैं वो एक्चुअल में 1 kg है कि नहीं है. वो मे भी मोर देन 1 kg हो सकता है और लेस देन 1 kg हो सकता है, हमें तो नहीं पता. हमने क्या किया था, उस प्लेटिनम इरिडियम के पत्थर से उसको ऐसा अज्यूम कर लिया कि मान लो 1 kg का होगा, ठीक है, फिर 100 ग्राम का होगा, ऐसा हमने अज्यूम किया है कि उसके वेट से. अब स्टैंडर्ड तो नहीं था उस वक्त, बट उसके बेसिस पे हमने जो स्टैंडर्ड्स मशीन अब तक बनाई हैं, ठीक है, वो सब हमने उसी के बेसिस बनाया है, बट रियलिटी नहीं पता. ओके, सो हाउ इट इज डिफाइंड? सो देयर इज अ So there is a platinum iridium stone which is we can say present in फ्रांस. कहाँ पे ये प्लेटिनम इरिडियम का पत्थर प्रेजेंट है? फ्रांस में प्रेजेंट है, ठीक है. एक म्यूजियम है उसके अंदर है, ठीक है. सो फ्रॉम दिस स्टोन वी डिटरमाइंड द मास ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, क्लियर है? करिए इसको नोट डाउन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 1.15. आपको कन्वर्जन्स आने चाहिए, ठीक है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. सो मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स. सो माइक्रो क्या होता है यहाँ पे? 10 रेज टू द पावर 6, 10 रेज टू द पावर 9, 10 रेज टू द पावर -6, 10 रेज टू द पावर 15 और 10. सो माइक्रो इज 10 रेज टू द पावर -6. माइक्रो क्या होता है? 10 रेज टू द पावर -6. फिर बात करते हैं हम डेका की. तो डेका क्या है? डेका इज 10. क्या है डेका? डेका इज 10. देन हम बात करेंगे मेगा की, ठीक है. मेगा
क्या होता है मेगा? जस्ट ऑपोजिट ऑफ माइक्रो. यहाँ पे 10 की पावर -6 था, मेगा का होता है 10 की पावर 6. सो इट्स मेगा. नाउ गीगा, यहां पे गीगा, गीगा एंड फेम्टो. सो गीगा का कितना होता है? यस, गीगा का कितना हो जाएगा? गीगा का होता है 10 raised to the power 9 एंड फेम्टो इज 10 raised to the power -15. तो ये कुछ कन्वर्जन्स थे जो कि आपको आने चाहिए थे. ओके, चलिए करिए इसको फटाफट से, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Sixteenth question. So 16th question is, so what do you mean by scientific significant figure? क्या होता है significant figure? So the total number of figures in a number that include the last digit. ये हमें certainty और uncertainty के बारे में बताता है. That is the significant figure. Okay? So the total number of figures that tells about the certain and uncertain digits. जैसे कि फॉर सपोज कि हमारे पास 25.02 है. सो 25 इज सर्टेन नंबर एंड 0.2 इज अनसर्टेन नंबर. ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर. क्लियर? करिए इसको नोट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. 1.17. So 1.17 question is, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with the chloroform CHCl3 supposed to be carcinogenic in nature. The level of contaminations was 15 ppm by mass. ठीक है, parts per million. Express this in percent by mass. 15 ppm को हमें percent by mass में express करना है. So 15 ppm का मतलब क्या है? 15 parts in a million parts. ठीक है, 15 ppm means 15 पार्ट हमें मिलियन पार्ट्स के अंदर मिलेंगे. ठीक है, so 15 ppm means 15 parts in a मिलियन, यानी कि 10 raised to the power 6 parts. 15 ppm means 15 parts in a million parts. तो क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज बाय मास हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. एक्सप्रेस देन इन अ परसेंट बाय मास. तो कितना गिवन अमाउंट है? तो 15 है. कितने में से है? 10 raised to the power 6 में से है. और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, सो इट्स 100. कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 raised to the power -4. कितना होगा? 15 इंटू 10 raised to the power -4%. और अगर हम सिग्निफिकेंट टर्म्स में देखें, सो इट्स 1.5 into 10 raised to the power -3%. 1.5 into 10 raised to the power -3%. Okay? Now, इसका सेकेंड पार्ट है, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल. क्या कैलकुलेट करना है हमें? यहाँ पे मोलालिटी कैलकुलेट करना है. ओके, सो मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी number of moles of solute upon solvent in kg. number of moles of solute upon solvent in kg, ये है मोलालिटी. तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मोलर मास की जरूरत है, राइट? सो मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, मोलर मास ऑफ CHCl3.
कितना होएगा मोलर मास ऑफ CHCl3? बताइए फटाफट से। 12 + 1 + 35.5 × 3। 12 + 1 × 35.5 × 3, इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा? इट्स 119.5 ग्राम पर मोल। ओके, 119.5 ग्राम पर मोल। अब यहां पे देखो क्या है, मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, 15 ppm भी हमको दे रखा था। तो यहां पे क्वेश्चन एक बार देखते हैं हम जरा सा दोबारा से, क्या कह रहे हैं? डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन अ वाटर सैंपल। डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द गिवन वाटर सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक जो चीज समझ आ रही है वो क्या है कि जो 1.5 × 10⁻³ ग्राम है, ठीक है, 1.5 × 10⁻³ ग्राम जो है मास परसेंट, इसका क्या मतलब है कि 100 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सैंपल में हमारे पास कितना है? इतना प्रेजेंट है। ओके, मेंशन करेंगे इसको हम। सो 100 ग्राम ऑफ सैंपल क्या लिखेंगे हम यहां पे? 100 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेन क्लोरोफॉर्म 1.5 × 10⁻³ था, -3%। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या दे दिया गया? क्या मिल गया हमको यहाँ पे? 100 ग्राम वाटर में, ठीक है, 100 ग्राम सैंपल में कितना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है? परसेंट बाय मास इज 1.5 × 10⁻³ सो यहां पे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे। गिवन, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है? 1.5 × 10⁻³ अपॉन टोटल कितना है? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे कितने से? 119.5। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलालिटी कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? मोल्स पता होने चाहिए। सो इट्स 1.26 × 10⁻⁻4 मोल्स। कितने आ जाएंगे? 1.26 × 10⁻⁻4 मोल्स। अब मोलालिटी कैलकुलेट करो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन 1 kg इन सॉल्वेंट। ठीक है, कितना है? 1 kg सॉल्वेंट में है। यहां पे कैलकुलेट करते हैं मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन kg, ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो कितना हो जाएगा? 1.626 × 10⁻⁻4 अपॉन 1 kg. So the answer is 1.26 × 10⁻⁻4. कितना आंसर आ जाएगा? 1.26 × 10⁻⁻4 मोलालिटी। मोलालिटी यानी कि स्मॉल m। मोलालिटी कितना होता है? स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.18। 1.18 इज नोटेशन। इन्हें हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, राइट? सो देखो डेसिमल कहाँ है? यहाँ पे हमें शिफ्ट करना है 1 2 3। तो ये कितना हो जाएगा? 4.8 × 10⁻⁻, माइनस की पावर आएगी कि प्लस की पावर आएगी? जब भी डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो पावर किस में आता है? माइनस में आता है। सो इट्स -3। अब देखो डेसिमल यहाँ पे है, सो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2.34 × 10⁻⁻, प्लस का 5। किसका 5 आएगा यहाँ पे? प्लस का 5 आएगा, क्योंकि डेसिमल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे 1 2 3, सो इट्स 8.008 × 10⁻⁻, प्लस का 3 है। ठीक है, 1 2, सो ये हो जाएगा 5.00 × 10⁻⁻, प्लस का 2। ठीक है, कहाँ शिफ्ट हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है, तो प्लस का 2 हो जाएगा।
ओके, एंड यहाँ पे तो ठीक ही है, सो इट्स 6.0012 इंटू 10 रेज टू द पावर 0. सो ये है इसका साइंटिफिक नोटेशन. क्लियर, ये है इसका साइंटिफिक नोटेशन. करिए इसको नोट डाउन. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट 19th क्वेश्चन. Okay, so this is 19th question. How many significant figure are present in the following? How many significant figure? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितने significant figure इसमें present है. तो देखो कुछ rules आपको पता होने चाहिए. ठीक है, rules क्या है, क्या है इसके rules? कि नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर जीरो डिजिट आ रहा है तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं. तो इसके सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे? ओनली 2. नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो डिजिट आता है तो हम उसको काउंट करते हैं, सो इट्स 3. फिर नॉन जीरो डिजिट के बीच में फिर से जीरो डिजिट आ रहे हैं तो इसको भी काउंट करेंगे, सो इट्स 4. यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो डिजिट आ रहा है बट यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो हम इसको काउंट नहीं करते हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यस बताइए. यहाँ पे 3 आ जाएगा. फिर डेसिमल के बाद जीरो है, क्या है यहाँ पे? डेसिमल के बाद जीरो है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स हमको करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5. तो ये है इसका आंसर. समझ आया? आपको सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत है. ठीक है, तो आपको वो रूल्स लर्न करने पड़ेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1.20. ओके, सो 1.20 क्वेश्चन है, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर. हमको इसको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है. ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, सो 1 2 3. ठीक है, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर ये है. इसके पहले वाला जो है वो लेस देन 5 है, तो इससे प्रायर जो डिजिट होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. सो ये एज इट इज रहेगा 34.2. सो 1 2 3. थर्ड वाले में यहाँ पे क्या है? 1 है, तो प्रायर डिजिट भी कोई चेंज नहीं होगा. सो इट्स 10.4. अब यहाँ पे देखो 1 2 3. ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर थर्ड तो यही होंगे क्योंकि इनको तो हम काउंट करेंगे नहीं. तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0.046. कितना हो जाएगा? 0.046. एंड ये कितना हो जाएगा? 2810. राउंड ऑफ करके 2810. क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन 1.20. इजी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.21. ओके, 22 23 तक क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर लेंगे. 1.21. चलिए रीड करिए क्वेश्चन और बताइए कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है. यस, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन व्हेन द डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड्स. ठीक है, हमारे पास डाइनाइट्रोजन डाइऑक्सीजन है, आपस में रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे. 14 ग्राम के लिए 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, देन अगेन 14 ग्राम के लिए 32 ग्राम डाइऑक्सीजन, 28 ग्राम के लिए 32 ग्राम एंड 28 ग्राम के लिए 80 ग्राम. विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबे बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड गिव इट्स स्टेटमेंट. सो यहाँ पे क्या होगा? देखो 14 ग्राम के लिए 16, अगर हम एक एलिमेंट को फिक्स कर दे और दूसरा एलिमेंट उस फिक्स एलिमेंट के एक को हमने फिक्स कर दिया और दूसरा उसके सामने जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. सो अगर हम सबको 14 14 कर देते हैं, दोनों कर सकते हो, सबको 14 14 कर दो या तो सबको 28 28 कर दो. चलो 28 कर दिया हमने, इसको 28 कर दिया, इसको 28 कर दिया, मतलब ये डबल हो गया. सो ये भी डबल हो जाएगा 32 ग्राम एंड ये हो जाएगा 64 ग्राम.
ठीक है, तो 28 ग्राम के लिए हमने 32 ग्राम डाई ऑक्सीजन, फिर 28 ग्राम के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन, 28 ग्राम के लिए फिर से 32 एंड 28 के लिए 80। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक ही कंपाउंड, एक ही एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं, और एक कंपाउंड, एक एलिमेंट का जो हम रेशियो कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। तो ये कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। हमने क्या किया है यहाँ पे? फिक्स द मास ऑफ डाइनाइट्रोजन। हमने यहां पे डाइनाइट्रोजन के मास को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? एज 28 ग्राम कर दिया। डाइनाइट्रोजन के मास को कितना कर दिया? 28 ग्राम कर दिया। ठीक है, देन द मास ऑफ डाइऑक्सीजन इज 32 ग्राम, 64 ग्राम, 32 ग्राम एंड देन 80 ग्राम। ठीक है, एक के मास को फिक्स करके दूसरे के मास को हमने देखा तो वो वेरी कर रहा है। क्लियर है? हेंस दिस ओबे लॉ ऑफ दिस ओबे द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, कौन सा लॉ है? मल्टीपल प्रोपोर्शन का यहां पे लॉ लग रहा है। ओके, नाउ इसका बी पार्ट। ओके, सो द बी पार्ट इज fill in the blanks in the following conversions. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे हम? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, सबसे पहले मीटर को कैलकुलेट करते हैं हम, ये किलोमीटर को कैलकुलेट कन्वर्ट करते हैं हम मीटर में। सो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। फिर मीटर को करो सेंटीमीटर में कन्वर्ट। ठीक है, सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब क्या करेंगे? सेंटीमीटर से किस पे आ जाएंगे हम? सेंटीमीटर से आ जाते हैं मिलीमीटर पे। सो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। आया समझ? अब देखो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, मीटर से मीटर कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। कितना बच गया? 3, 4, 5 और एक 6, यानी कि 10 रेज टू द पावर 6 mm। आया समझ? कितना होगा? 10 रेज टू द पावर 6 mm। अब mm को कन्वर्ट करना है हमें pm में, पिकोमीटर में, और वी कैन से 1 किलोमीटर को ही पिकोमीटर में हमको कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से अब कन्वर्ट करेंगे? अगेन 1 किलोमीटर, सबसे पहले हमने क्या लिया? 1 किलोमीटर मीटर में कर देते हैं। सो 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। अब मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। सो 10 रेज टू द पावर -12, ठीक है, मीटर में हमारा 1 पिकोमीटर होता है। सो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, और ये ऊपर आएगा तो 10 रेज टू द पावर 12। ठीक है, 10 रेज टू द पावर, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 रेज टू द पावर 12, 13, 14 और एक 15। सो 10 रेज टू द पावर 15 पिकोमीटर, 10 रेज टू द पावर 15 पिकोमीटर। इसी तरीके से करना है सॉल्व, राइट? ये हमारा ए पार्ट था। नाउ बी पार्ट की बात करते हैं। 1 मिलीग्राम में कितने केजी होते हैं? 1 मिलीग्राम में कितने केजी होंगे? सो 1 mg इज इक्वल टू 1 mg इज इक्वल टू 1 mg में, सबसे पहले mg को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो mg छोटा है तो यहाँ पे 1000 mg अपॉन 1 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 mg अपॉन 1 ग्राम होता है। अब ग्राम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम में 1 kg होगा। तो ग्राम से ग्राम कट गया, मिलीग्राम से मिलीग्राम कट जाएगा,
तो 1/10⁻⁶ यानी कि 10 की पावर -6 kg। कितना आ जाएगा? 10⁻⁻6 kg। सो 10⁻⁻6 kg। अब 1 मिलीग्राम को हमें नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? 1 मिलीग्राम को हमें नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है। चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको जरा। One milligram is equal to nanogram. So again 1 milligram is equal to 1000 mg and 1 gram. अब 1 ग्राम से नैनोग्राम में कन्वर्ट करना इज इजी। कैसे करेंगे हम? 10⁻⁻9 ग्राम में 1 नैनोग्राम होता है। सो ग्राम से ग्राम, mg से mg कट गया, तो ये कितना बच गया? 10⁻2 और 10⁻⁻9, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 बचेगा। 10⁻⁻7 कितना बच रहा है यहाँ पे? 1000 होता है, 1006। तो 10⁻⁻6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 नैनोग्राम। 1 ml में कितने लीटर होते हैं? यस, 1 ml में कितने लीटर होते हैं? 1 ml इज इक्वल टू, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, सो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। इतना ही कैलकुलेट करना था हमको, 1 लीटर। ओके, सो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। देन 1 ml में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं? 1 ml में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं? सो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात याद रखना, 1 ml जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1000 1 सेंटीमीटर क्यूब ml। किस तरीके से करेंगे हम इसको? 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब इनटू, अगर हमें डेसीमीटर में करना है तो किस तरीके से करेंगे? 3 बार है ना, 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। किस में कन्वर्ट कर देंगे? सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। सो 10 10 एंड 10, तो 10⁻⁻3। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10⁻⁻3। डन है ये क्वेश्चन। देखो इसको फटाफट से, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरीके से आपको कन्वर्जन्स करने हैं। नाउ 1.22 1.22 So if the speed of light is this, calculate the distance covered by light in 2 nanoseconds. If the speed of light is 3.0 into 10⁸ meter per second, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज 3.0 इंटू 10⁸, यही है। टाइम कितना है? 2.00 नैनोसेकेंड्स। तो कितना हो जाएगा? 6.0 इंटू 10⁸, 6.0 1 2 3 0.6 इंटू 10⁸, 0.6 इंटू 10⁸। ठीक है, क्लियर है? ये नैनो में है। किस में है? ये नैनो सेकेंड्स में है। अगर हमको इसको सेकेंड में लेकर आना है, या फिर हमको इसको, ठीक है, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, मीटर में लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻, यहाँ से हट जाएगा। क्योंकि देखो एक काम करते हैं, इसको नैनो में ना रख के डायरेक्टली हम यूनिट के साथ लिखते हैं। वेट, मीटर सेकेंड इनवर्स इंटू 2.00 इंटू 10⁻⁻, -9 सेकेंड्स। ठीक है, तो इससे हमारा ये कट जाएगा,
कितना आ जाएगा, सिर्फ 6.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 6.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 मीटर। ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.23, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। In a reaction A plus B2 give AB2, identify the limiting reagent। लास्ट टाइम भी बताया था limiting reagent क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस या फिर एक ऐसा कंपाउंड जिसपे पूरा रिएक्शन डिटरमाइन करता है। ठीक है। इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस मिक्सचर, सबसे पहले क्या है, 300 एटम ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल ऑफ B, 300 एटम ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल ऑफ B। सो देखो A plus B2 give AB2, तो 1 mole of A and 1 mole of B will give 1 mole of C। यही है 1 mole of A plus 1 mole of B give 1 mole of C और AB2। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन, अगर हम एक एटम A का ले रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल B का लेंगे हम। ठीक है। सो उसके लिए क्या है, अगर हमने 200 मॉलिक्यूल B के लिए है तो हमें 200 एटम A का लेना पड़ेगा, तब जाके ये हमारे पास जो कंपाउंड है वो बनेगा। तो यहां पे क्या हो गया, फर्स्ट वाले में B विल रिएक्ट 200 एटम एंड A कितना हो जाएगा, A हमको कितना चाहिए, A तो ऑलरेडी हमारे पास 300 है, बट B हमारे पास कितना है, सिर्फ 200 है। तो फर्स्ट वाले में लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा ये बताइए सोच के। ये कम है ना, B कम है, A ज्यादा है, सो B इज द लिमिटिंग रिएजेंट। B इज द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि B जो है वो कम है, A जो है वो ज्यादा है। उसके बाद कह रहे हैं 2 moles of A and 3 moles of B, 2 moles of A and 3 moles of B। अब इसमें क्या है कि A हमको कम दे दिया है और B हमको ज्यादा दे दिया है। ठीक है। बट हम यूज कितना कर सकते हैं, जितना A यूज करेंगे उतना ही B यूज करना पड़ेगा हमको। तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा बताइए, A इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड वाले में A इज द लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ 100 एटम ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल ऑफ B दोनों बराबर है, नो लिमिटिंग रिएजेंट। फिर उसके बाद है 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B, कौन कम है। देखो ये हमारे लिए इजी इसलिए क्योंकि दोनों 1-1 के हिसाब से दे रखा है। ठीक है। अगर फ्रैक्शन में होता या फिर दोनों अलग अलग वैल्यूज होती तो डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए। अब देखो 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B, तो कम कौन सा है, यहाँ पे B कम है। यस, यहाँ पे क्या है, B कम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, B इज द लिमिटिंग रिएजेंट, B इज लिमिटिंग रिएजेंट। और यहाँ पे A कम है तो ये क्या हो जाएगा, A इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। क्लियर स्टूडेंट्स। अब 24th से बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम कब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे जितने भी आज की क्लास में डिस्कस किया है। प्लस कोशिश करिएगा कि कैलकुलेशन वाले पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है, वही आपको एग्जाम में बेनिफिट देगा। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हैं अभी केमिस्ट्री में, आप खुद से करेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस होगी आपकी। प्लस जो भी डाउट है, कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।